हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर, जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर एज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट बीवीडी PDF आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, आप लोग बिल्कुल ले सकते हो। कोड यूज कर सकते हो SRC 10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सेशन को। आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल के अंदर क्या खास आया? अ ड्रैकोनियन लॉ दैट नीड टू डिसअपियर। कौन सा लॉ है भैया ड्रैकोनियन जो डिसअपियर होने वाला है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाके कहा था कि हम लोग आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट 1958 अब हटा देंगे, यानी कि AFSPA जो है वो हटा देंगे। पर ये AFSPA है क्या? ये आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर से तो पार्शली हट भी चुका है, पर ये है क्या? मतलब काफी ज्यादा खबरों में रहा था पिछले साल, ठीक है, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि भारत के अंदर 1952 के अंदर जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, जिस दौरान में बड़े बड़े लीडर जो थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और ये मूवमेंट लोग चला रहे थे। जब लीडरशिप नहीं थी तो ये मूवमेंट वॉयलेंट हो गया, जहां पर ट्रेन की रेलवे लाइन को उखाड़ दिया गया, जहां पर टेलीग्राफ की लाइन को कट कर दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। कई सारी जगहों पर पैरेलल गवर्नमेंट बनने की शुरुआत हो गई। उस दौरान में इस मूवमेंट को रोकने के लिए AFSPA ऑर्डिनेंस लाया गया था 1942 के अंदर। पर ऑर्डिनेंस तो टेम्पररी होता है, एक्ट तो परमानेंट होता है। ये ऑर्डिनेंस एक्ट कैसे बना ये बताओ। हुआ कुछ ऐसा कि जब भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के अंदर नागा रीजन में खास रूप से नागा इंसर्जेंसी बढ़ गई। जब नागा इंसर्जेंसी बढ़ी तो उस दौरान में कई सारे भारतीयों, कई सारे सोल्जर्स वगैरह, कई सारे कमांडर्स को की मृत्यु भी हो गई, साथ में कई सारे लोग जो है वो इंजर हो गए। जब उनकी मृत्यु हुई, इंजर हुए, तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, हमको आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाहिए। जिसके बाद में आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास किया गया था 1958 के अंदर। पर नागा इंसर्जेंसी 1975 के अंदर खत्म हो गई। इसके बाद लग रहा था कि शायद AFSPA खत्म हो जाएगा, पर 1980 के अंदर NSCN-IAM का गठन हो गया, जिसके बाद में वापस से नागा इंसर्जेंसी शुरू हो गई। 2015 के अंदर गवर्नमेंट के साथ में नागास का एक एग्रीमेंट हुआ, एक पीस एग्रीमेंट हुआ, जहां पर कहा गया कि NSCN जो है वो अपने हथियार छोड़ देगी। बट उसके बावजूद गवर्नमेंट ने अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया कि NSCN-IAM को एक अलग फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग देंगे, जो NSCN मांग कर रहा है। जिसके कारण से NSCN-IAM के भविष्य के अंदर अटैक करने के या इंसर्जेंसी बढ़ाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, रिसेंटली एक न्यूज मीडिया रिपोर्ट आई थी 5-6 महीने पहले, जिसके अंदर बताया गया था कि NSCN-IAM की जब डिमांड पूरी नहीं की गई है तो उस दौरान में वापस से वॉयलेंट अटैक NSCN-IAM द्वारा लिए जाने लगे। अब इसी NSCN-IAM इंसर्जेंसी वगैरह से बचाने के लिए AFSPA दिया गया। सवाल उठता है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट में होता क्या? मतलब इसके ऊपर हम डिस्कस तो कर रहे हैं इसके इतिहास के ऊपर, पर होता क्या? व्हाट आर द प्रोविजन? प्रोविजन ऐसे है कि यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है। मतलब आर्म फोर्स ऐसा कुछ नहीं है कि यार सामने से एक इंसर्जेंट है, कोई भी अलगाववादी है, उसको देखा और उसको देख के खड़ा हुआ है कि यार होगा या नहीं होगा, और इतने में सामने वाले ने अटैक कर दिया और फिर वो डिफेंड करके फिर अटैक कर रहा है। तो वो वाली स्ट्रेटेजी ना करते हुए, अगर शक है कि ये व्यक्ति हो सकता है कि किसी रूप से इंसर्जेंसी क्रिएट कर रहा हो या मिलिटेंट हो या एक्सट्रीमिस्ट हो, ऐसी कंडीशन के अंदर इसे गोली मार दी जाए। और अगर गोली मारी भी जाती है तो आर्म फोर्स के उस पर्सन के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं होता। इवन बिना सर्च वारंट के किसी के भी घर में घुस के वहां पर सर्च किया जा सकता है आर्म फोर्सेस के द्वारा। दैट इज द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। और ये केवल आर्म फोर्सेस के लिए नहीं है, बल्कि नॉन कमीशन ऑफिसर या कमांडो भी इस पावर का प्रयोग कर सकते हैं। कैप्टन से ऊपर वाली रैंक वाले लोग ही इस पावर का प्रयोग कर सकते हैं, उससे नीचे वाले रैंक के लोग इस पावर का प्रयोग नहीं कर सकते।
हुआ कुछ ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी एएफएसपीए के खिलाफ एक केस पहुंचा था। केस किया गया था एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिली एसोसिएशन द्वारा, EEVFAM वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस के अंदर यह कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट के रीजन में 1528 टोटल फेक इनकाउंटर हुए हैं इन आर्म फोर्स के सेस के द्वारा। तो जब ये फेक इनकाउंटर हुए हैं तो इनके ऊपर सीबीआई की रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सीबीआई ने जब इन 1528 केसेस को देखा, वहां पर इन्वेस्टिगेशन किया। इनमें से शुरुआत के मतलब ऐसा नहीं है कि 1528 केसेस को एक साथ ही पूरा देख लिया, शुरुआत के 6 केसेस को देखा। जब 6 केसेस को देखा तो ताजुब की बात यह थी कि 6 के 6 केस जो हैं वो फेक इनकाउंटर के थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी शार्प स्टेटमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोगों को इस एक्ट को हटाना चाहिए। इवन नॉर्थ ईस्ट के लोग भी इस एक्ट के खिलाफ लगातार विरोध करते हैं। जैसे मणिपुर के अंदर इरोम चनू शर्मिला करके एक महिला है जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। ये 16 साल तक हंगर स्ट्राइक की थी। नवंबर 2000 के अंदर से अभी तक हंगर स्ट्राइक इनकी चल रही थी इस एक्ट के खिलाफ। हालांकि ज्यादा सक्सेस उसके बाद मिली नहीं थी इनको। तो ये एक्ट जो है इसके खिलाफ काफी ज्यादा रेजिस्टेंस हम लोगों को नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी देखने को मिलता है। इवन रिसेंटली एक कमेटी बैठाई गई थी, उस कमेटी को कहा गया था कि बताओ यार कि एएफएसपीए का क्या करना चाहिए। इस कमेटी के हेड सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज थे, जिसके अंदर ये कमेटी ने रिकमेंडेशन ये दिया था कि एएफएसपीए को हटाओ, इसकी जगह यूएपीए को यूज करो, ठीक है। पर इन सारी चीजों के बावजूद भी एएफएसपीए को उस समय पर नहीं हटाया गया था। एएफएसपीए को फिर हटाने की बात तब आई जब कुछ और इनकाउंटर हुए और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो लोग हैं वो कुछ ज्यादा भड़क गए। लगभग 13 लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया था आर्मी के द्वारा और वहां पर एएफएसपीए लगा था। मतलब उन आर्मी के लोगों को कोई भी सजा नहीं मिली थी, जिसके बाद में नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक विरोध उभर के आया। वो जब विरोध उभर के आया तो गवर्नमेंट को लगा कि इट्स अ हाई टाइम, हम लोगों को इस एएफएसपीए को हटाना चाहिए। और अब आसाम के अंदर लगभग सारी जगहों से ये एएफएसपीए हटा दिया गया है, केवल एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगा हुआ है। मणिपुर के अंदर पार्शियली ये एएफएसपीए जो है वो हट चुका है। अरुणाचल प्रदेश से ये एएफएसपीए जो है वो हट चुका है। कुछ राज्यों के अंदर अभी भी है, पर आने वाले समय में ये एएफएसपीए नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से हटा दिया जाएगा। इवन एएफएसपीए केवल नॉर्थ ईस्ट में नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों के अंदर भी लगता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं फिर एक और एडिटोरियल के ऊपर, पुत्ता स्वामी एंड फेडिंग प्रॉमिस ऑफ अ राइट। रिसेंटली क्या हुआ था अगर आपको याद होगा, रिसेंटली तो क्या 5 साल पहले 2017 की बात है, केस पुत्ता स्वामी जजमेंट हुआ था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि आर्टिकल 21 के अंदर लोगों के पास में अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। पर भारत के अंदर कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, हर एक फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन है। पर जब आप राइट टू प्राइवेसी की बात करते हो तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी तो गई, मतलब ये अधिकार हम लोगों के पास में है तो सही, पर केवल पेपर में, असली दुनिया के अंदर नहीं है। अब जब असली दुनिया के अंदर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या हो रही है, थोड़ा सा उसको सोचो। हुआ कुछ ऐसा है कि अगर आपको ये चीज फील कर पा रहे होगे कि आज के समय पर फोन, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल दुनिया चल रही है, इसके अंदर सही मायने में देखा जाए तो आपको राइट टू प्राइवेसी मिलती ही नहीं है। अब जब राइट टू प्राइवेसी कैसे नहीं मिलती है, कई बार क्या होता है जैसे आपसे आपके फोन के अंदर परमिशन ली जाती है कि परमिशन दे दो, हम लोग आपके फोन के ये चीजों को एक्सेस करेंगे, जिसके बाद में आप भी ज्यादा ध्यान नहीं देते हो और कई बार आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो फोन वाले उड़ा लेते हैं, दूसरे लोग उड़ा लेते हैं, कई बार बिना परमिशन के उड़ा लिया जाता है। आपने कभी परमिशन टर्म्स एंड सही बताना, कभी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी है किसने? वो ऐप डाउनलोड करते तो एक बड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन आती, मैंने भी नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो कोई भी नहीं पढ़ता है उसको और उसके कारण से क्या होता है कि कोई भी परमिशन अपन दे देते हैं कि हाँ ठीक है फोन चलना चाहिए, ऐप चलना चाहिए, क्योंकि कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। मतलब मेरे को उस ऐप का प्रयोग करना है, मेरे को अर्जेंट में उस ऐप की जरूरत है, अब वो मांग रहा है जमाने भर की परमिशन, अगर मैं परमिशन नहीं दूंगा तो वो ऐप चलेगा नहीं, तो फिर परमिशन देने के अलावा मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, ठीक है। तो एक इशू तो ये देखने को मिलता है। दूसरा आपको देखने को मिलता है कि यार कई बार ऐसा होता है कि आपके जो पर्सनल डाटा है वो चोरी किए जाते हैं।
कई बार आपके पर्सनल डाटा गायब कर दिए जाते हैं, कई बार आपके पर्सनल सेंसिटिव डाटा का मिसयूज किया जाता है। कई बार ऐसे होता है कि बड़े ही स्लाइट बार्गेन से एक कंपनी के पास में जो आपका डाटा है, जिसने आपकी परमिशन से डाटा लिया है, ये डाटा दूसरी कंपनी को दे दिया जाता है बिना परमिशन के, और बदले में पेमेंट कर दिया जाता है, मतलब आपके डाटा को खरीदा जाता है। आजकल तो ई कॉमर्स के ऊपर डाटा बिकने लगा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो ये डाटा खरीद सके। मतलब अगर मैं डाटा बेच रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ ना ज्यादा कस्टमर हो, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है वो मेरा डाटा, मतलब आप लोगों का डाटा जो मेरे पास में वो खरीदे और मेरी इनकम बढ़े। तो ये चीजें देखने को मिल जाती है। इवन एक एक्ट है, क्या नाम था उस एक्ट का, जल्दी बताना, कुछ नाम था, कमेंट करो जल्दी से, अरे याद नहीं आ रहा, बताओ बताओ बताओ। एक एक्ट आया था, एक बिल आया था जो पास नहीं हुआ था, परसों ही मैंने बहुत डिटेल में बताया था, सही का, डाटा प्रोटेक्शन बिल। अच्छी एक्टिंग करने लगा हूं मैं। तो डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 के अंदर आया था। उसे, हालांकि वो भी कोई बहुत अच्छा बिल था नहीं, पर उस बिल को भी हटा दिया गया और ये अभी तक एक्ट बना नहीं, जिसके कारण से यहाँ पर भी गैप है और आपके डाटा की चोरी, मिसयूज जो है वो किया जाता है। इवन एक्चुअली एक दिन क्या हुआ था, मैं मेरे दोस्त के साथ में डिस्कस कर रहा था, ऐसे ही मेरा फोन पास में रखा हुआ था और मैं और मेरा दोस्त डिस्कस कर रहे थे ऐसे ही कुछ शॉपिंग के बारे में, क्या जूते लेना है ऐसा वो कह रहा था, और मैं उसको कह रहा था कि यार उस टाइप के जूते लेना, ऐसा वैसा हम लोग कुछ बात कर रहे थे। थोड़े ही समय बाद जस्ट हम लोगों ने फोन खोला, हम लोगों ने मतलब उसका फेसबुक उसने खोला, और फेसबुक खोलते ही उसको जूते के रिकमेंडेशन आने लगे। मतलब दो लोग जो बात कर रहे हैं, इस फोन के अंदर उसकी प्राइवेसी भी नहीं है, वो भी रिकॉर्ड की जाती है कुछ ऐप के द्वारा, और उसके अनुसार एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, उसके अनुसार रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, उसके अनुसार कई सारी चीजें की जाती हैं, साइबर अटैक, साइबर क्राइम जो है वो किए जाते हैं। ये सब तो वो है जो प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जाता है। अब आपको लग रहा होगा सर डरना मतलब प्राइवेट कंपनी से है ना, बच के रहना। अगर आपके गवर्नमेंट के अंदर, या फिर अगर आपके कोई पॉलिटिकल कनेक्ट है, अगर या फिर आप एनजीओ के अंदर काम करते हो, अगर आप फिर कोई एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हो, तो आपको गवर्नमेंट से भी डरने की जरूरत है। पेगासुस याद कर लो, पेगासुस के ऊपर एक बड़ा एलिगेशन गवर्नमेंट के ऊपर भी है कि हो सकता है गवर्नमेंट ने पेगासुस का प्रयोग किया हो, क्योंकि पेगासुस किसी और को बेचा जाता नहीं था, पेगासुस बेचा जाता था गवर्नमेंट को, और इतना महंगा था पेगासुस, $2 बिलियन का। तो कौन ही इसे खरीद पाएगा एक्सेप्ट द गवर्नमेंट। इस कारण से गवर्नमेंट के ऊपर वहां पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म है कि गवर्नमेंट इसका मिसयूज करती है। इवन इंटेलिजेंस एजेंसी वगैरह, खैर वो तो देश की सिक्योरिटी के लिए, चलो वहां पर वो डाटा प्राइवेसी को यूज कर भी रहे, मतलब अगर वो राइट टू प्राइवेसी हम लोगों से छीन भी रहे तो इट इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। पर बाकी जगहों की जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है। इवन वीपीएन, रिसेंटली वीपीएन के ऊपर कुछ कंडीशन लगाई गई थी, कहा गया था कि वीपीएन के ऊपर केवाईसी करना है, और साथ में आप लोगों को अपना जो भी वीपीएन के ऊपर लोग आते हैं, प्रयोग करते हैं, कुछ भी देखते हैं, उसका डाटा पिछले 5 साल का अपने पास में रख के रखना, कभी भी हम मांग लेंगे ना तो देना पड़ेगा। तो आप लोग जो डाटा यूज करते हो वो डाटा जो है वो वीपीएन के ऊपर भी अब सेफ नहीं रह रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कह दिया है कि आपको रख के रखना है, कभी भी यूज में आ सकता है। तो अगर राइट टू प्राइवेसी को देखें तो हकीकत में राइट टू प्राइवेसी केवल पेपर के ऊपर रह चुकी है, निजी जिंदगी के अंदर नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि हमारे पास में राइट टू प्राइवेसी भी है। तो ऐसे इशू जो है वो देखने को मिलते हैं, और लोगों को ये नहीं पता है कि प्राइवेसी का मतलब डाटा की प्राइवेसी भी है। लोगों को लगता है मेरी प्राइवेसी मतलब मैं क्या कर रहा हूं वैसे कोई पूछे नहीं, माई बिजनेस इज माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस टाइप। तो ऐसा लोगों को लगता है। लोगों को लगता है कि प्राइवेसी का मतलब है कि यार मतलब हम लोग जो एक कमरे के अंदर कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं कोई इसके अंदर इंटरफेयर ना करे। जस्ट दैट इज नॉट द प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब आपके फोन के अंदर डाटा, आप लोग जो बात कर रहे हो वो भी आपस में सीक्रेट रहे। ये सारी चीजें जो है वो प्राइवेसी के अंदर आती है, पर वो प्राइवेसी जो है वो धीरे धीरे करके मिस होती जा रही, धीरे धीरे करके क्या मिली अभी थी, मतलब उसका हम लोग ठीक से यूज नहीं कर पा रहे। तो ये इशू जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा फिर बात करते हैं खबरों के ऊपर। जीएस2 के अंदर क्या खास है, जीएस2 के अंदर रिसेंटली नीड सिस्टम फॉर द मरीटाइम कंसर्न, एक सिस्टम चाहिए मरीटाइम के कंसर्न के लिए। क्या है मरीटाइम का कंसर्न? चाइना, जिसके साथ में हमारे कॉन्फ्लिक्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर थे, अब चाइना की प्रेजेंस जो है वो समुद्र के ऊपर बढ़ने लगी है। इंडियन ओशन के ऊपर भी अब हमारा सर दुखाने ये पहुंच चुका है।
श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट जो चाइना ने लीज पे लिया हुआ है, उस हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर युआन वांग करके शिप आई थी, जिस शिप का काम था सैटेलाइट को देखना, सैटेलाइट के ऊपर नजर रखना। ये एक वेसल है जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा कंसर्न दिखाया था। उसके बावजूद भी श्रीलंका ने चाइना की इस शिप को हम्बनटोटा पोर्ट के ऊपर आने दिया, जबकि जब हम्बनटोटा पोर्ट लीज पे दिया गया था ना चाइना द्वारा, श्रीलंका द्वारा, तो भारत वहां पर पहुंचा था और भारत ने श्रीलंका को कहा था कि नहीं, मेरी बॉर्डर के पास में है, चाइना जो है मिलिट्री की चीजें लाएगा, हमारे सेंसिटिव डाटा को चोरी करने की कोशिश करेगा, तो प्लीज ऐसा मत करो। तो श्रीलंका ने उस समय पे कहा था कि चाइना को कि मैं आपको मिलिट्री वेसल और सेंसिटिव वेसल का प्रयोग नहीं करने दूंगा, पर यहां पर ये वेसल का प्रयोग जो है वो करने दिया गया। हालांकि श्रीलंका जो है वो मोदी गवर्नमेंट से काफी समय से बात भी कर रही थी इस चीज को लेके, और पहले से इन चीजों के बारे में बता दिया था कि देखो वो वेसल आने वाली है, ठीक है, पर ऐसा कोई खास एक्शन उनके द्वारा लिया नहीं गया। वहीं अगर हम लोग इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन की बात करें तो श्रीलंका अभी इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है। भारत ने श्रीलंका की काफी ज्यादा मदद करी है, लगभग 3.8 बिलियन डॉलर तक का क्रेडिट लाइन भारत ने दिया है, साथ में क्रेडिट डिफर करने की भी अपॉर्चुनिटी उन लोगों को दी है। इतना ही नहीं, ट्रेड टाई जो है उनके ऊपर भी डिस्कस किया गया है दोनों गवर्नमेंट द्वारा। आईएमएफ के अंदर श्रीलंका को लोन दिलाने की भारत काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है। इवन अभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी और वहां के नए जो प्रेसिडेंट है रेनिल, वो जाने वाले हैं टोक्यो जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे, उनका स्टेट फ्यूनरल है, तो उसके अंदर वो भी जाने वाले हैं। तो उस दौरान में भी कई सारी बातें जो है वो हो सकती है। साथ में त्रिंकोमली टैंक जो है, त्रिंकोमली के अंदर जो ऑयल स्टोरेज है उसका टेंडर जो है वो भारत को दिया गया है। भारत ने एक मेमोरियल भी क्रिएट किया हुआ है तमिल लोगों के लिए, जो लोग शहीद हुए थे उनके लिए। भारत ने एक ऑडिटोरियम क्रिएट किया है तमिल लोगों के लिए नॉर्दर्न श्रीलंका के अंदर। तो ये रीसेंट कुछ खबरें हैं जो कि श्रीलंका के रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इंडिया और उसके पड़ोस के देश इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ में क्या होता है, हर साल एक रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। इंडिया यूएस का पिछले साल 2020 में था, 2019 में था इंडिया जापान का, 2018 के अंदर इंडिया और वापस यूएस का था, 2017 के अंदर वापस इंडिया और किसी और कंट्री का था, ठीक है। तो हर साल एक नेबरहुड या फिर एक रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो तैयार रखो अपने, ठीक है, रिलेशन हर एक के बना के रखो। इसके अलावा सेंटर 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्यूबरक्लोसिस के इंटरवेंशन प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा सर्वे किया गया लगभग 75 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये 75 डिस्ट्रिक्ट एक जगह की नहीं थी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आसाम मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर, गुजरात और तेलंगाना, है ना, जिसके अंदर इन सारे राज्यों के अंदर जब देखा गया कि ट्यूबरक्लोसिस का क्या हाल है। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में रखना, ठीक है। मतलब इतने ये बारीक बारीक न्यूज अगर कवर करते बैठोगे, लिखते बैठोगे, नोट्स बहुत बल्कि हो जाएंगे। तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना कि गवर्नमेंट जो है 75 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर्वे वगैरह करी थी। लगभग 68,000 विलेज के अंदर सर्वे किया गया था टीबी को लेके, ट्यूबरक्लोसिस को लेके। और जब ये किया गया तो 3,82,000 लोगों से जब बात की तो पता लगा कि इनके अंदर हो सकता है टीबी हो, जिसमें से 2.79 लाख लोग ऐसे थे जिनको टीबी के लिए टेस्ट किया गया, जिसमें से केवल 9,971 लोग ही टीबी के मरीज निकले। हालांकि कम निकले हैं तो अच्छी ही बात है। तो इतने लोग जो है वो टीबी के मरीज निकले, जिसके बाद में इन लोगों का इलाज किया जाएगा। जो लोग टीबी के मरीज नहीं है उनका भी हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। मतलब भारत की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है कि पहले सर्वे करो, सर्वे करने के बाद में फिर टेस्ट करो, टेस्ट करने के बाद में ट्रीट करो, सर्वे टेस्ट ट्रीट। बट हम लोग एक ही जगह पे कितनी बार सर्वे करेंगे और कहां तक करते रहे? ये तो लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए ना, कि लोग खुद आगे आए और कहे कि यार साहब मेरे को टीबी लग रहा है, थोड़ा सा इलाज कर दोगे क्या? तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा।
तो लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना कौन कर सकता है? तो गवर्नमेंट जो है वो प्रयोग कर रही है ट्राइबल लीडर्स का, ट्राइबल हीलर का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का और ट्राइबल यूथ का। क्योंकि रीजन ट्राइबल है, करने को तो फिर फिल्म स्टार से भी करा सकते थे, पर रीजन ट्राइबल है। तो ये लोग जिन लोगों को मानते हैं उन लोगों का प्रयोग किया जाएगा और अवेयरनेस फैलाई जाएगी टीबी को लेके, कि अगर आपको टीबी है ऐसा लग रहा है तो आप कहाँ जाओ, किस तरीके से यहाँ पर एक्शन लो। ठीक है। GS3 के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, आर्मी ने जोरावर लाइट टैंक के प्रोक्योरमेंट की बात को स्पीड अप करने की बात की है, इसे भी नोट करने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली आप देख रहे होगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चाइना के साथ में लंबा चल रहा है, स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो फिर हथियारों की जरूरत पड़ती है। अब वहां पर हथियारों की जरूरत पड़ रही है, अब हथियारों की जरूरत पड़ रही है तो हम लोग इंडिजिनस हथियार जोरावर टैंक का प्रयोग कर रहे हैं। जोरावर टैंक जो कि 15,000 फीट के ऊपर भी काम कर सकता है, आउट मैन्युअर रूप में काम कर सकता है, चाइनीज फोर्स के खिलाफ काम करेगा। ठीक है। इसको प्रोक्योर करने की स्पीड को फास्ट करने की बात यहाँ पर की गई है ना। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जो मतलब 1948 के समय पर 10,000 फीट की हाइट पे, आई थिंक 10,000 या 8,000 फीट थी, जोजिला का युद्ध हुआ था, उसके अंदर टैंक उतार दिए थे भारत ने। इतनी हाइट पे आज तक किसी ने टैंक नहीं उतारा है जितने भारत ने उतारा। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि इन्वायरमेंट को अगर सेव करोगे तो आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, है ना। इन्वायरमेंट सेव करोगे तो इन्वायरमेंट इकोनॉमी अपने आप सेव होगी। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, एक रिपोर्ट ने ये बताया कि अगर 2070 तक भारत अगर नेट जीरो एमिशन की तरफ जाता है तो इंडिया के अंदर लगभग 15 मिलियन नई जॉब क्रिएट होगी। इतना ही नहीं, 271 बिलियन तक का टोटल प्रॉफिट होगा। साथ में जीडीपी के अंदर 4.7% तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर भारत 2050 तक यानी कि जल्दी नेट जीरो एमिशन के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो जीडीपी के अंदर ग्रोथ 470 बिलियन यानी कि 7.3% तक की दिखेगी। 20 मिलियन एडिशनल जॉब जो है वो क्रिएट होती हुई दिखाई देगी 2032 तक। साथ में भारत को कहा है कि अगर अपने को नेट जीरो एमिशन के ऊपर जाना है तो 2023 तक के बाद में जल्दी से जल्दी कोयल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम कर दो। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए तय रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो ऐसा AC10 कमेंट कर दो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों तो कोड क्या यूज करना, ऐसा AC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा क्या मिलेगी, पर्सनली बना दो मेंटरशिप। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।